सिर्फ और सिर्फ साल 2018 की बात करें तो 2.3 मिलियन लोग श्रीलंका घूमने आए थे। चूंकि चाइना का एक पॉलिसी है कि वह छोटे छोटे देशों को लोन देकर और कर्ज देकर उनको अपने जाल में फंसाता है, तो इन्होंने रातों रात ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर सारे केमिकल और फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया अपने यहाँ। जब आपका कोई विरोध नहीं करता है तो इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि आप जो फैसले लेंगे वो गलत हो जाए। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका कोई गरीब देश था और श्रीलंका के पास पैसे नहीं हैं। श्रीलंका उस समय इकोनॉमिक मामलों में भारत और चाइना से आगे था जब ये दोनों देश। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं AR टॉक्स। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं श्रीलंका में उपजे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और उसके इफेक्ट्स के बारे में, और सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे उसके फैक्टर्स के बारे में कि जो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया है या श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है इसके फैक्टर्स क्या हैं और कौन लोग इसके जिम्मेवार हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो में आखिरी तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीनों से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं, और महंगाई का हालत ये है कि 400 से 500 रुपये केजी चावल मिल रहा है, 300 से 400 रुपये केजी आलू प्याज मिल रहे हैं, और दूध की कीमतें 1000 रुपये तक जा रही हैं, और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि उनके पास बेसिक इसेंशियल चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास पैसे नहीं हैं कि वो विदेशों से सामान इंपोर्ट करें जो इसेंशियल चीज़ें हैं, चाहे वो खाने की सामग्री हो या फिर पेट्रोल डीजल हो। एग्जाम्स कैंसिल किए जा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं कि बाहर से पेपर इंपोर्ट किए जाएं, और पावर कट्स किया जा रहा है ताकि बिजली बचाया जा सके। आगे हम देखें कि ओवरऑल अर्थव्यवस्था है श्रीलंका की, वो काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि इसके रीजन्स क्या हैं। सबसे पहले रीजन की बात करें तो वो है टूरिज्म के क्षेत्र में भारी गिरावट। साल 2018 तक श्रीलंका टूरिज्म के क्षेत्र में बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता था। सिर्फ और सिर्फ साल 2018 की बात करें तो 2.3 मिलियन लोग श्रीलंका घूमने आए थे, जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ साल रहा था श्रीलंका के टूरिज्म के लिहाज से। 2018 तक श्रीलंका के कुल GDP का 12 से 13% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से आता था। लेकिन उसी साल हुए ईस्टर डे बम धमाका, जिसमें 45 से ज़्यादा विदेशी नागरिक मारे गए थे जो मेनली टूरिस्ट थे। इन घटनाओं ने और इसके बाद बदले घटनाक्रमों ने टूरिस्ट के मामले में और खासकर विदेशी टूरिस्ट के मामले में जो निगेटिव माहौल तैयार करने का काम किया, वो बहुत बड़ा फैक्टर हुआ टूरिज्म के क्षेत्र में डाउनफॉल का। और उसके बाद 2019 के अंदर फिर कोविड आ गया, जिसने और ज़्यादा बर्बाद करने का काम किया श्रीलंका के टूरिज्म को। अगर हम लोग दूसरे सबसे बड़े फैक्टर की बात करें तो वो है श्रीलंका का विदेशों से लिया गया कर्ज, जिसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि साल 2008 में श्रीलंका एक प्लान लेकर आती है और एक प्रोजेक्ट लेकर आती है, जिसमें कहा जाता है कि जिस तरह से हमारा कोलंबो का पोर्ट है जो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक उसी तरह हम लोग हम्बनटोटा नाम की जगह पे एक पोर्ट बनाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा हमको। और इस प्लान को लेकर ही जाते हैं यूएस के पास, जिसको यूएस यह कहकर ठुकरा देता है कि जिस तरह के प्रॉफिट की उम्मीद की जा रही है और जिस तरह के प्रॉफिट की बात कही जा रही है उस तरह का प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अब ये सेम प्रोजेक्ट लेकर भारत के पास आते हैं, जिसको भारत भी यही बात कहकर ठुकरा देता है। अब आगे बढ़ते हुए ये चाइना के पास जाते हैं, तो चूंकि चाइना का एक पॉलिसी है कि वह छोटे छोटे देशों को लोन देकर और कर्ज देकर उनको अपने जाल में फंसाता है, और उसके बाद उन पे धीरे धीरे उनके जगहों पे, उनके मिनरल्स पे, उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करता है। तो इस पॉलिसी के तहत चाइना ने इनको कहा कि ठीक है लोन ले लो आप,
और इसमें चाइना की तरफ से इनको लोन दे दिया गया, जिसके बाद ये हम्बनटोटा में पोर्ट बनकर तैयार हुआ। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था और जैसा यूएस और इंडिया के द्वारा कहा गया था कि उस तरह का प्रॉफिट नहीं होगा, सेम हुआ वही। और जब उनको प्रॉफिट नहीं हुआ तो चाइना को कर्ज भी वापस करना था और वो कर्ज बढ़ता भी जा रहा था, तो ये वापस नहीं कर पाए और फिर ये चाइना के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस इकोनॉमिक क्राइसिस का। और सिर्फ चाइना की ही बात नहीं है, चाइना का तो सिर्फ 10% ही पैसा है इनके पास, जो विदेशी कर्ज का टोटल हिस्सा है। और इस पैसे में जापान का भी हिस्सा है, जो जापान का भी 9 या 10% हिस्सा है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक का भी है। तो इन सारे कर्ज को मिलाकर एक बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट हुआ इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे। तीसरा जो सबसे प्रमुख रीजन है वो है प्लान्स की कमी का होना। अब जब चुनाव था तो इन्होंने कह दिया कि हम वैट को 50% कर देंगे अगर हम चुनाव जीत जाते हैं। तो इन्होंने चुनाव जीता और वैट को 50% कर दिया। लेकिन इसके बाद कोविड आ गया और वो बहुत बड़ा एक रीजन था जो इकोनॉमी धराशायी हुआ इनका। लेकिन इसके आगे का प्लान इनके पास नहीं था, जो बहुत बड़ा रीजन साबित हुआ। दूसरी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इन्होंने रातों रात ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर सारे केमिकल और फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया अपने यहाँ। तो जैसे ही हम अगर एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ पे शिफ्ट करते हैं तत्काल प्रभाव से, तो उसमें होता है कि हमारा प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। तो जैसे ही हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे या बंद करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत स्टेप था या ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये धीरे धीरे होना चाहिए था और छोटे छोटे लेवल पर किया जाना चाहिए था। अगर हम भारत की बात करें तो अपने देश का सिक्किम जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग बेस्ड है और वहाँ पे कोई फर्टिलाइजर और केमिकल यूज नहीं होता। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको पूरी तरह से लागू करने में 20 से 25 साल लगे भारत को और सिक्किम को, तब जाके वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो पाया है। लेकिन वहाँ पे श्रीलंका के पास कोई प्लान नहीं था आगे का और इन्होंने तुरंत से उसको बैन कर दिया सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल को, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। क्योंकि इनके पास जो अपना प्रोडक्शन कर रहे थे ये, चाहे वो चाय की खेती का हो, चाहे वो गेहूं या चावल की खेती का हो, तो ये उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया। और इस वजह से भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ ये कि इनके पास अपना प्रोडक्ट था नहीं और इनके पास विदेशी मुद्रा नहीं था, जिसकी वजह से वो बाहर से सामान इम्पोर्ट कर सकें। और ये एक बहुत बड़ा रीजन साबित हुआ, चाहे वो प्राइस के रेट हाई होने में या फिर इकोनॉमी के डिस्टर्ब होने में। चौथा और आखिरी जो रीजन है वो है गवर्नमेंट, यानी श्रीलंका की सरकार। अब हम लोग इस बात को जानते हैं कि श्रीलंका की सरकार जो है वो अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली चला रही है, जो राजपक्षे फैमिली है। चाहे वो बड़े बड़े मंत्रालयों को संभालने की बात हो या प्रधानमंत्री पद हो या राष्ट्रपति हो, सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली के लोग उस पर बैठे हुए हैं और उन्हीं के द्वारा पूरी की पूरी सरकार चलाई जा रही है। तो जब हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब आपका कोई विरोधी नहीं होता है, जब आपके विपक्ष में कोई खड़ा होने वाला नहीं होता है, जब आपका कोई विरोध नहीं करता है, तो इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि आप जो फैसले लेंगे वो गलत हो जाएं। और यही हो रहा है श्रीलंका के अंदर। चाहे वो वैट को कम करने की बात हो, चाहे वो विदेशी मुद्रा भंडारण की बात हो, या फिर बात हो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को देश के अंदर बैन करने की और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की, ये सारी चीज़ें की गई रिसेंट सरकार के द्वारा। और लेकिन इसके आगे का कोई प्लान उनके पास नहीं था। और बाकी भी जो चीज़ें की गई, चाहे वो वैट की कटौती हो, चाहे वो फ्री सामान देने की बात हो, चाहे वो सामानों पे सब्सिडी देने की बात हो, ये सारी चीज़ें जो की गई वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया गया और चुनाव जीतने के लिए किया गया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि श्रीलंका कोई गरीब देश था और श्रीलंका के पास पैसे नहीं हैं। श्रीलंका उस समय इकोनॉमिक मामलों में भारत और चाइना से आगे था जब ये दोनों देश झक मार रहे थे और काफ़ी नीचे स्ट्रगल कर रहे थे। उस समय श्रीलंका की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्षणिक अपने कुर्सी के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा इस तरह के फैसले लिए गए जो श्रीलंका की इकोनॉमी को दिन प्रतिदिन नीचे लाता गया और उसको धूमिल करने का काम किया। और आज स्थिति ये है कि पूरी तरह से श्रीलंका की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। तो ये थे रीजन्स, जैसा कि मैं समझता हूँ। अब आप लोगों से उम्मीद है कि अगर कुछ रीजन छूट गए, कुछ फैक्टर्स छूट गए हैं, तो आप उन्हें जरूर बताएं। वैसे हमने कोशिश किया है कि जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी रीजन्स हैं, उनको इंक्लूड किया जाए और इंक्लूड करने का पूरा प्रयास किया है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।